हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के एंड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर प्लेंटिफ को ये पता ही नहीं है कि किसकी गलती है, यानी प्लेंटिफ को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल लायबिलिटी किस डिफेंडेंट की है, तो क्या कोर्ट में उसका जो केस है वो खत्म हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा? तो नहीं। और इसी से ही ऑर्डर 1 जो है और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सीपीसी हमें बताता है कि एक ही सूट में कई डिफेंडेंट और कई प्लेंटिफ हों, तब कोर्ट जो है वो जस्टिस कैसे इंश्योर करती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर, और मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। आज हम सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम आगे बढ़ते हुए रूल 4, 5 और 6, 7 को करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सपोज एक सूट में 3 प्लेंटिफ हैं, तीनों के फेवर में क्या कोर्ट जो है वो डिक्री पास करेगी? या अगर एक सूट में 4 डिफेंडेंट हैं तो क्या चारों को लायबल मानेगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसका सिंपल मतलब है कि कोर्ट एविडेंस पहले देखेगी, एविडेंस देखने के बाद ही डिसाइड करेगी कि कौन रिलीफ डिजर्व करता है और कौन नहीं। और अगर डिफेंडेंट की बात करें तो डिफेंडेंट का भी जो लायबिलिटी है वो भी अलग अलग तरीके से एग्जामिन की जाएगी। अब इसे एक इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज 3 भाई हैं, एक प्रॉपर्टी का केस जो है वो फाइल करते हैं, लेकिन ट्रायल के दौरान ये पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी है वो उनमें से सिर्फ 2 ही उसके ओनर हैं, और जो तीसरा है वो लीगली एंटाइटल ही नहीं है, वो लीगली उस प्रॉपर्टी में उसका राइट ही नहीं है। तो क्या जो कोर्ट है वो तीनों के फेवर में डिक्री पास कर देगी? नहीं, कोर्ट सिर्फ उन 2 के फेवर में डिक्री पास करेगी जो लीगली एंटाइटल है। सेम इसी तरह से अगर 3 डिफेंडेंट हैं तो 3 डिफेंडेंट का जब एविडेंस चलता है, एविडेंस के बेस पर ये डिसाइड होता है कि एक्चुअल लायबिलिटी किसकी है, और जिसकी एक्चुअल लायबिलिटी बनेगी कोर्ट उसी के ही अगेंस्ट जो है डिक्री पास करेगी। जॉइंट पार्टी का मतलब जॉइंट लायबिलिटी होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो कोर्ट है वो हर पार्टी का जो लायबिलिटी है और जो एंटाइटलमेंट है वो सेपरेटली ही डिसाइड करती है, और यही रूल 4 का कोर कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं रूल 5 पर। रूल 5 क्या कहता है कि डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। अब हम इसके लिए इंटरेस्टिंग सिचुएशन को देखते हैं। सपोज एक प्लेंटिफ है, उसने एक सूट फाइल किया जिसमें उसने 3 रिलीफ मांगे। पहला एक प्रॉपर्टी का पोजेशन मांगा, दूसरा उसने परमानेंट इंजंक्शन मांगा, तीसरा उसने डैमेजेस मांग लिए, और उसमें जो है वो 2 डिफेंडेंट्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या दोनों ही डिफेंडेंट्स का जो उसने 3 रिलीफ मांगे हैं उन तीनों से कनेक्शन होना जरूरी है? तो जवाब है नहीं, और यही जो है वो रूल 5 भी कहता है, हर डिफेंडेंट का हर रिलीफ से कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक बिल्डर ने जो है वो पोजीशन नहीं दिया प्रॉपर्टी का, और जो लैंड ऑनर है उसने लैंड के टाइटल पर डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट कर दिया। अब जब प्लेंटिफ है वो दोनों के अगेंस्ट जो है सूट फाइल करता है। जो बिल्डर है उससे तो पोजीशन के लिए डिमांड करता है, और जो लैंड ओनर है उस पर जो है वो इंजंक्शन की डिमांड करता है। अब देखिए कि डिफेंडेंट्स अलग अलग हैं, रिलीफ भी जो मांगा गया है वो भी अलग अलग है, लेकिन जो सूट है वो मेंटेनेबल है। अब बात करते हैं रूल 6 की, जॉइंटर ऑफ द पार्टीज लायबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। रूल 6 जो है वो कमर्शियल लिटिगेशन में बहुत यूजफुल है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आता है कि ये सेम कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। सेम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक ही अग्रीमेंट, एक ही लोन, एक ही बिल ऑफ एक्सचेंज और एक ही प्रॉमिसरी नोट, या कहीं एक ही कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे लोग जो हैं वो लायबल हैं। सपोज एबीसी 3 लोग हैं, तीनों ने बैंक से लोन लिया और तीनों ने एक ही अग्रीमेंट साइन किया। अब जो लोन है वो डिफॉल्ट हो गया, तो जो बैंक है वो क्या तीनों के अगेंस्ट अलग अलग सूट फाइल करेगी? नहीं, क्योंकि तीनों ही एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लायबल है। इसीलिए अगर प्लेंटिफ चाहे तो एक ही सूट में तीनों को ज्वाइन कर सकती है। अब आते हैं रूल 7 पर। व्हेन द प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress is to be sought। रूल 7 जो है वो प्रैक्टिकल लिटिगेशन की रियलिटी को बताता है। कभी कभी प्लेंटिफ के पास प्रॉब्लम तो होती है, उसे ये नहीं पता होता है कि लीगली लायबिलिटी किसकी है, और ऑनेस्टली जो एडवोकेट है वो भी प्लेन ड्राफ्ट करते हैं, उन्हें भी डाउट होता है। सपोज आपने एक फ्लैट ऑनलाइन बुक किया, एडवर्टाइजमेंट किसी और का था, अग्रीमेंट किसी और ने साइन करवाया, और जो आपने पेमेंट की वो किसी थर्ड पोर्टल के थ्रू हुई। तो अब आप ही बताइए कि जो सूट है वो किसके अगेंस्ट फाइल किया जाए, कि कंपनी या डायरेक्टर या जो एजेंट है या डेवलपर के अगेंस्ट? तो रूल 7 जो है वो इसी प्रॉब्लम को या इसी कंफ्यूजन को दूर करता है। अगर प्लेंटिफ जेन्युइनली डाउट में है तो वो उन सभी को डिफेंडेंट बना सकता है, जिस पर उसे प्राइमा फेसी लायबिलिटी अपीयर होती है। उसके बाद कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और जिस पर डिसाइड करेगी कि एक्चुअल लायबिलिटी किसकी है। लेकिन ध्यान रहे कि रूल 7 का मतलब ये नहीं है कि बिना वजह किसी को भी आप डिफेंडेंट बना दें, जब तक कि उसका जो डिस्प्यूट है उससे रीजनेबल कनेक्शन ही ना हो। नहीं तो जो कोर्ट है वो बाद में उस पार्टी को, अननेसेसरी पार्टी को रिमूव भी कर सकती है।
और इसी बात के साथ हम पहुंचते हैं ऑर्डर 1 के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स पर, रूल 8, रूल 9 और रूल 10। यहीं से शुरू होता है रिप्रेजेंटेटिव सूट, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, डिलीशन, एडिशन। और बिलीव कीजिए कि चाहे आपका जुडिशरी एग्जाम हो या एआईबी या डेली सिविल प्रैक्टिस, ऑर्डर 1 का असली हार्ट यहीं से शुरू होता है। तो इन सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।